नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है और मैं इस समय मौजूद हूं रुद्रपुर के सृजन पुस्तकालय में। आज इस पुस्तकालय में बच्चे और शहर के गणमान्य लोगों ने इस समय के वरिष्ठ साहित्यकार शेखर जोशी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और संयोग की बात यह है कि शेखर जोशी जी के परिवार से यहाँ पर हेमचंद पांडे जी मौजूद हैं और प्रोफेसर शंभुदत्त पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और पलाश विश्वास जी जो शेखर जोशी जी के साथ रहकर उन्होंने अपना रचना कर्म भी किया और उनके साथ जीवन की महत्वपूर्ण यादें भी हैं। तमाम सारे और वरिष्ठ नागरिक रुद्रपुर के यहाँ मौजूद हैं। शुरुआत हम सृजन पुस्तकालय की ओर से करना चाहेंगे कि किस तरीके का प्रोग्राम और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। उषा मैम मौजूद है। मैम, किस तरीके से पूरा प्रोग्राम चला आपका आज? प्रोग्राम हमने शुरुआत की थी शेखर जोशी जी के बारे में। पहले बच्चों को हमने उनकी छोटी छोटी कहानियों से, कविताओं से सर के मार्गदर्शन में उन्हें उत्साहित करने की कोशिश की कि वो कविताओं को समझें। फिर हमने शेखर जोशी जी की कहानी को उनको सुनाया और उस पे उनसे चर्चा ली, उनसे बातचीत करी है। क्योंकि शेखर जोशी जी इस लाइब्रेरी में पहले भी आ चुके थे और उनका बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव भी रहा है। हमारा ये 2015 में हमने इसको स्टार्ट किया था और हमारा उद्देश्य था जो नगर के जो बच्चे हैं, स्पेशली सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर मतलब ट्यूशन वगैरह जो लोग नहीं जा पाते, उनको एक जो हम हेल्प दे पाएं और जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उनको भी रुद्रपुर में संचालित कर पाए। शहर के तमाम सारे जो बच्चे हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को पुस्तकालय के माध्यम से साहित्य और लेखन से जोड़ने का काम सृजन पुस्तकालय कर रहा है। मैं सृजन पुस्तकालय के संदीप से कहना चाहूंगा कि श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत आपने एक शेखर जोशी की कविता से की थी। उस कविता को आप बिना किसी भूमिका के रखे हमारे दर्शकों के लिए। जी, शेखर जोशी जी की कविता है, उसका एक अंश है। उसी की मृत्यु पर तुम कहते हो कारखाना बंद हो, कार्यगति मंद हो। नहीं, न होगा ये उपहास, न होगा अवकाश। शांति चाहता है स्टालिन, नए रूस का इतिहास। देखा था जिसने मोची के घर में टूटे फूटे जूतों में, आज गम न मनाएंगे। घर में दंड पेल कर 13 दिन चाय पी और ताश खेलकर, आज होगा काम। कमर कसेंगे, मजदूर डटेंगे। आज होगा इतना उत्पादन कि बन जाएगी बात। रखने को याद कि जिस दिन था स्टालिन मरा, उस दिन थे हम जी उठे। तो आप देख सकते हैं, उनकी कविता से समझ सकते हैं कि उनकी जो राजनीतिक दृष्टि है और जो जन पक्षधरता है वो बिल्कुल सटीक है और वो मार्क्सवादी लेखक के तौर पर भी जाने जाते थे, वैचारिक तौर पर। मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा प्रोफेसर शंभुदत्त पांडे जी से, चूंकि आप संयोग है कि उनका सानिध्य आपको मिला। जो आपका रचना कर्म है उसमें भी शेखर जोशी की कहीं ना कहीं छवियां निकल कर आती होंगी। सर, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है शेखर जोशी जी के साथ में, अपने शोध कार्य के सिलसिले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगातार जाना होता था और वहाँ हिंदी विभाग में तब विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर राजेंद्र कुमार सर। तो उनके साथ पहली बार मैं शेखर जोशी जी के आवास पर उनसे जाकर मिला और बाद में कई बार मिलना हुआ। ये 1984 से लेकर के और 1989 के बीच में लगातार कई बार ये होता रहा है। लुकरगंज जहाँ वो रहते थे, यूनिवर्सिटी से मील के हिसाब से तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगा, मुझे उतना ध्यान नहीं, क्योंकि रिक्शे से जाना होता था। कभी रात्रि में गए, कभी के पास। हाँ, यूनिवर्सिटी से करीब आपका 3-3.5 किलोमीटर दूरी पर होगा। थोड़ा नजदीक लीडर प्रेस जो था और भारत अखबार के पीछे उपेंद्र नाथ अस्क जी का मकान था, उसके पीछे शेखर जी रहते थे किराए के मकान में 100 लुकरगंज में। चलिए, पलाश जी के पास में आऊंगा, लेकिन पहले शंभू सर से हम बात करेंगे कि आपके साथ के जो अनुभव थे और उनके रचना कर्म का आपके रचना कर्म में और साथ साथ आपकी पढ़ाई में क्या असर आ पाया। उनसे जो बात सीखी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो सीखी कि जीवन और व्यवहार में सहज होना। जी, क्योंकि कई बार जब हम साहित्यकारों से उस दौरान मिलते थे तो एक तरह का आतंक जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन में बैठा रहता था, साहित्यकारों को लेकर। हाँ, साहित्यकारों को लेकर के, बड़े लेखकों को लेकर के, बड़े विचारकों को लेकर के एक तरह से एक बना रहता था कि इतने बड़ी शख्सियत के समक्ष हम जा रहे हैं। लेकिन शेखर जी के साथ मिलने पर यह होता था कि वो सीधे जो हमारा जो फोक कल्चर होता है, जैसे मैं पहाड़ से हूँ
और वो पहाड़ से हैं, तो सीधे उस पहाड़ीपन के अंदाज में वो मुझे समानांतर ले आते थे। और तब एक ऐसा तादात्म्य बनता था कि जहाँ जीवन, समाज, परिवेश से होते हुए हम साहित्य, कला, इतिहास, राजनीति, इन तमाम मुद्दों पर बात करते थे। महत्वपूर्ण बात एक और थी कि वो युवा पीढ़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहते थे और अक्सर पूछते थे कि कितने युवा ऐसे हैं बताओ कि जो वास्तव में कहानी पढ़ के कुछ सोचते भी हैं, और कितनी कहानियां ऐसी हैं जो युवाओं के मन में गूंजती भी हैं। शेखर जी इस बात को लेकर बहुत पूछते थे। शेखर जोशी जी का हम जिक्र कर रहे हैं और इस सृजन पुस्तकालय में मौजूद हैं, और पीछे आप देख सकते हैं शेखर जोशी जी का ये चित्र है और स्मृति सभा है यहाँ पर। मैं यही जानना चाह रहा था कि जो मजदूरों की व्यथा है, खासतौर पर जो कामगार मजदूरों की व्यथा है, इसके अलावा उनके साहित्य की विशेषताएं, विशिष्टताएं क्या रही हैं? मैं जब गया नैनीताल से, मैं एमए पास करने के बाद गया, मुझे बटरोही जी ने कहा कि आप इलाहाबाद जाइए, इलाहाबाद से रिसर्च कीजिए। तो डॉक्टर मानस मुकुल दास थे, अंग्रेजी के बड़े विद्वान, तो उनके अंडर मुझे रिसर्च करना था पोएट्री पर। तो मैं गया, तो वहाँ शैलेश मटियानी जी के घर गए जहाँ बटरोही जी रहते थे। तो मटियानी जी का वह घर, उनका भतीजा उस वक्त रहते थे, तो उन्होंने कहा तो मेरा घर तो खाली नहीं है, पहले आप डॉक्टर रघुवंश जी के पास जाइए, तो पहले अपने रिसर्च के बारे में बातचीत कर लीजिए। और वहां से फिर उन्होंने कहा, वो डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, ये दोनों बहुत बड़े आलोचक थे, दिग्गज थे हिंदी के और अंग्रेजी के। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही जो अभिनेत्री दीपा शाही के पिता हैं, और वो दाते, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद कई सारे नहीं ना मैं वही बता रहा हूँ। मुझे शैलेश जी ने कहा मेरे पास तो जगह नहीं, आप शेखर जी के पास जाइए। तो मजे की बात है, शेखर जी के 2 कमरे थे, सिर्फ 2 कमरे, किराया का कमरा था, उनका परिवार था। वो ईजा बहुत ज्यादा सामाजिक थी, उनकी पत्नी और बच्चे संजय, प्रतुल और बंटी, ये तीनों छोटे थे। उनके घर में वाकई उस वक्त तो हम समझ नहीं पाए, बाद में समझते हैं कि उस घर में एक हिस्सा मेरे लिए उन्होंने खाली किया। वहां मैं महीनों तक, जब तक इलाहाबाद में नहीं रहा, उस घर में मैं रहता था। और उस घर में रहने के कारण इलाहाबाद के साहित्य जगत के सारे लोग, ममता कालिया, रविंद्र कालिया, नरेश मेहता जी, भैरव जी, अमरकांत जी, अमर गोस्वामी जी, मार्कंडेय जी, फिर आपके दूधनाथ सिंह, नीलकांत जी, और कहानी पत्रिका निकलती थी उसके संपादक, ये सारे लोग, मैंने ये जो वातावरण था इलाहाबाद तब भी साहित्य का गढ़ था, दिल्ली गढ़ नहीं बना था। महादेवी सिर्फ स्मितानंदन पंत का 1978 में देहांत हुआ था, और बाकी लोग सृजनशील थे, और इलाहाबाद ही साहित्य का केंद्र बना हुआ था। मेरा सौभाग्य था कि इन तमाम लोगों का मुझे गाइडेंस मिला, और शेखर जोशी से, उनके लेखन से, उनके जीवन से साहित्य और रचनाधर्मिता की मुझे एक दृष्टि मिली। जी, निश्चित तौर पर पलाश जी कह रहे हैं कि उनको जो लेखन की और साहित्य की, पत्रकारिता की पूरी दृष्टि मिली। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने उनसे पूरा एक नीति, रीति और एक दिशा पकड़ी है। उनके परिवार से हैं हेमचंद पांडे जी। कैसा महसूस होता है जब अपने परिवार का कोई व्यक्ति इतना पॉपुलर होता है और इतनी शिद्दत के साथ उसको छोटे नगर, देहात, गांव में भी याद किया जाता है, सिर्फ शहरों में ही नहीं? शेखर जोशी जी से मेरा रिश्ता, वो मेरे पिताजी के मौसी के लड़के हुए, मतलब मेरे चाचा हुए जी। तो बहुत खुशी होती है कि अपने परिवार से कोई महान व्यक्तित्व के बारे में सुनने को मिलता है, और जो महान व्यक्तित्व के बारे में हमें, मतलब वो हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ से। जी, प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो शेखर जोशी जी की प्रमुख कृतियां हैं, क्योंकि तमाम सारे जो दर्शक देख रहे हैं वो पढ़ना भी चाहेंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा उनको, तो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो एक आम पाठक के लिए, जो शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, उनको पढ़ना चाहिए शेखर जी को समझने के लिए? एक पुस्तक उनको समग्रता में समझा सकती है, मेरा पहाड़ कहानी संग्रह है,
जिसमें करीब 20-21 कहानियां हैं। हाँ, यह पुस्तक है। इसमें करीब 20-21 महत्वपूर्ण कहानियां और ये उनकी प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह है। थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। शालिनी, थोड़ा नजदीक से ले लीजिए। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ा जाए और क्योंकि शेखर जोशी, जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने लेखन नहीं किया है, उन्होंने बहुत थोड़ा संक्षेप में किया, लेकिन बहुत सघन उनका वो लेखन रहा है। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस परिवेश को समझा जा सकता है और शेखर जोशी के कथा संसार में उनके विजन को समझा जा सकता है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण कहानियां उनकी कौन कौन सी आपकी दृष्टि में? मैंने तो जैसे अभी आपसे बदबू कहानी का जिक्र किया, कोशिका घटवार, ये कहानी तो मतलब सभी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कहानी रही है। दाजू, उनकी कहानी बहुत चर्चित रही है। कथा व्यथा कहानी बहुत चर्चित रही है। हलवाहा कहानी बहुत चर्चित रही है। इस तरह से और अनेक अन्य कहानियां उनकी हैं जो समय समय बहुत ज्यादा चर्चित रही हैं। जी पलाश जी, उनके लेखन में जैसे कहा जाता है कि वैचारिक तौर पर वो पूरी तरीके से मार्क्सवादी थे और कभी डिगे नहीं, और उनके लेखन में साफ साफ झलकता भी था। नहीं, वो लाउड नहीं थे, मार्क्सवादी थे, प्रतिबद्ध थे, मजदूरों की बात की। जैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो प्रयोगवादी लोग थे, नई कहानी कहानी के लोग, इनकी कहानी जो वो लघु उपन्यास टाइप का, लंबी कहानियां, मनोविश्लेषण और तमाम तरह का जो ताम झाम जो हुआ करता था, वो शेखर जोशी की कहानी में नहीं है। जैसे अंग्रेजी साहित्य में अगर हम देखें, ओ हेनरी कहानी है, वो 2-3 पेज से ज्यादा नहीं होती। मोपासा की कहानी, जो वर्ल्ड की क्लासिक, चेखव की कहानियां बहुत छोटी कहानियां होती थी। और यहाँ तक कि बांग्ला में जो सबसे बड़े कथाकार माने जाते हैं मानिक बंदोपाध्याय, यहाँ तक कि प्रेमचंद की कहानियां भी बहुत लंबी नहीं होती, क्योंकि वो बातों को सीधे तौर पे रखने के, उसमें ना कोई प्रयोग होता है, ना कुछ, ना वो विचार जैसे जबरदस्ती थोपे नहीं जाते। पात्र को उनका लाउड स्पीकर नहीं बनाया जाता। पात्र के कंधे पर बैठ के लेखक बात नहीं कर रहे हैं, पात्र जीवन से आए हुए हैं। वहां पर विषय वस्तु के चयन पर, क्योंकि हिंदी में कल कहानियां कम लिखी, लेकिन हिंदी में कल कारखानों के बारे में, मजदूर वर्ग के बारे में शेखर जोशी ने जितने प्रामाणिक ढंग से लिखा है, ये भैरव जी ने लिखा है, यशपाल ने भी लिखा है, लेकिन कहानियों में विशेषकर ये एकमात्र शेखर जोशी है। और उनकी मुझे एक बात ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम जब पढ़ते थे 70 के दशक में, साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं वो पाठ्यक्रम में क्रमबद्ध ढंग से आते थे, एक के बाद तो जयशंकर प्रसाद से लेकर इतिहास के क्रम में। आजकल क्या हो रहा है कि अब जो महत्वपूर्ण लोग हैं, कि ये जो इलाहाबाद में जिन लोगों के हमने नाम गिनाए, ये इन लोगों की रचनाएं नहीं है, नए बच्चे नहीं जानते हैं। और 90 के दशक के बाद के जो लोग हैं, एकदम नए लोग हैं, वो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में, एनसीईआरटी की किताबों में एकदम नए लोग, उनको रखा गया है। उसमें शेखर जोशी भी नहीं है और ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण, और शेखर जोशी का मूल्यांकन सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी खेमेबाजी में नहीं थे। जैसे आलोचकों के जैसा रहता है ना साहित्य में, आलोचकों के साथ एक चक्र बनाना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहित्य जगत में सही मूल्यांकन नहीं हो पाया या सही न्याय शेखर जोशी जी के साथ नहीं कर पाए हैं। जो समकालीन दौर के भी तमाम सारे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो पहाड़ को किस तरीके से उन्होंने अपने रचना कर्म में जिया है शैलेश साहब? चूंकि सोमेश्वर घाटी से, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और हमारे कुमाऊं उत्तराखंड में वो उनका जन्म हुआ, तो पहाड़ को किस तरीके से उन्होंने अपना रचना कर्म में जिया है? शेखर जोशी की कहानियों में आप देखेंगे कि जो पहाड़ का परिवेश है वह हूबहू उतरा हुआ है, और यहाँ तक कि जो पात्रों के जो संवाद की अदायगी है, वो संवादात्मकता भी पूरी तरह से उसी परिवेश के अनुसार है। इसलिए जो लोक तत्व है वह सीधे उस रूप में नहीं मिलता है, लेकिन जो कथावस्तु उन्होंने चुनी है, उस कथावस्तु में जो पात्र हैं उनकी संवादात्मकता और उनका जो कार्य व्यापार है
उसमें जो है वो आंचलिकता का पुट हमें दिखाई देता है और लगता है कि शेखर जोशी अपने पहाड़ के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध हैं, या मतलब इलाहाबाद में रहकर भी इलाहाबाद में दूर रहकर भी अपनी जड़ों से वो गहरे जुड़े हुए हैं। जी। इधर उषा मैम जी के पास एक और किताब है, मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये इनका संस्मरण है जी। ये अभी इन्होंने जब यहाँ आए थे उसके बाद ये निकाला है। अच्छा। 2019 के बाद इन्होंने ये निकाला है। और क्योंकि इनकी जो आत्मकथा है। हाँ, उनकी एक तरह की आत्मकथा कैसे वो जिन जिन लोगों से जुड़े उन सबका उन्होंने इसमें दिया हुआ है कि कौन मेरे मार्गदर्शक रहे, कौन मेरे प्रेरणा सूत्र रहे, मेरे भाइयों से मेरा कैसा रहे। तो बहुत अच्छा उनका एक मतलब मगर अगर उन्हें समझना है, सामाजिक चीजें हैं हाँ, और जितने अगर भी शेखर मित्र बंधु जोशी हैं। को समझना है तो जी। ये सबसे बेस्ट उनकी किताब। तो ये भी बता दीजिए लगे हाथों कि ये किताब कहाँ से प्रकाशित है और कहाँ से प्राप्त की जा सकती ये है। संजय जोशी जी उनके बेटे हैं, नवारुण प्रकाशन उनका है। तो उनसे आप या अमेजन पे भी आपको ये मिल सकती है। तो दर्शकों, अगर शेखर जोशी जी को आप समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं नजदीक से, तो उनकी आत्मकथा को भी आप पढ़ सकते हैं। अंत में मैं अपने पैनलिस्ट से एक सवाल लूंगा और उसके बाद संदीप जी उनकी एक रचना से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। अनसुनी आवाज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि फेसबुक पे आप हमको फॉलो करें, आपको यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। हमारे साथ सहावत हुसैन खान साहब मौजूद हैं। शालिनी जी दिखा दीजिए और पूरे पुस्तकालय को भी आप दिखा दीजिए। शिक्षाविद संजय सिरनेज जी हैं, प्रेरणा जी हैं, उषा जी हैं और नाहिद सर साहब हैं और तमाम सारे यहाँ पुस्तकालय के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, संदीप जी हैं। और ये पुस्तकालय बच्चों में सृजनात्मकता का एक प्रतीक रुद्रपुर में बना हुआ है। सर, जो नए लेखक हैं या लेखकों की बात करें, क्योंकि बड़ी अपनी टो में रहते हैं आजकल और बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं और चर्चित होने का बहुत ज्यादा एक ख्वाब पहले से पड़ा रहता है कि एक दो रचना आई, एक दो किताबें आई, उसके बाद ये लगता है कि हमको नेम फेम में आ जाना चाहिए। शेखर जोशी जी के बारे में क्या कहेंगे और नए लेखकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह विज्ञापन युग है जी। तो विज्ञापन युग के साथ साथ त्रासदी यह भी है कि अब इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा मात्रा में आत्ममुग्धता आ गई है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं या मुझसे कुछ छूट न जाए। इस आपाधापी में जीवन के वे बारीक तंतु छूट जा रहे हैं, चाहे वो रचनाकार हों, चाहे वो चित्रकार हों या किसी भी विधा के हों, वो जीवन के वो तंतु छूट जा रहे हैं। तो उन्हीं तंतुओं को लेकर के जो कोई उसमें रचता बसता है, उस पर सोचता है, विचारता है और उसके लिए संघर्ष करता है, वहां खड़ा होता है, जीता मरता है, वही रचना कालजयी स्थिति तक पहुंचती है। तो ऐसे रचनाकार जो जीवन के साथ खड़े हैं, वे आगे भी जीवन के साथ खड़े दिखते हैं। जो जीवन की उपादेयता को यश अर्थ काम लोभ मोह के अनुसार लेते हैं, वो उसके अनुसार ही कालातीत हो जाते हैं। पलाश जी, जीवन में दृष्टि को बिल्कुल सतही तौर पर ईमानदारी से निभा पाना और अपनी विचारधारा पर कायम रहना, और खास तौर पर आज के दौर में जबकि तमाम तरीके की शासन प्रशासन की ओर से भी स्थितियां बड़ी खराब हैं, ऐसे में शेखर जोशी जी को आप जब याद करते हैं और उनका जो दर्शन था, उस दर्शन को उन्होंने अंत तक जिया है और अंत तक अपने रचना कर्म के साथ साथ उसको वो प्रस्तुत भी करते रहे, कहीं ना कहीं सरकार के सीधे सीधे खिलाफत करते रहे। आज के युग में भी मतलब मोदी सरकार की भी खिलाफत करते हुए साफ साफ वो नजर आते थे। ये सामान्य तौर पर किसी पत्रकार, साहित्यकार या एक्टिविस्ट के लिए इस समय थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो विचारधारा की बात करते हैं, जो साम्यवादी विचारधारा है, श्रम की विचारधारा है जी। श्रम का मूल्य मिलना चाहिए और श्रम ही सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है और श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में ही सारे आंदोलन, सारे परिवर्तन होने चाहिए। तो शेखर जी की रचनाओं में यही दृष्टि रही है और उनमें कोई पाखंड नहीं रहा। और जैसे श्रम के सिद्धांत के मुताबिक हर किस्म के श्रम का अपना महत्व है जी। हर किस्म की आजीविका पेशा का अपना महत्व है, उसकी भूमिका है। पहाड़ में जो संकीर्णता है, तो लोग क्या है, लोग तो श्रम से जुड़ा हुआ है ना। श्रमजीवी लोगों का लोक होता है, जितने लोक गीत होते हैं फसल काटने के या जो भी, एक तो वो श्रम से जुड़ा हुआ जो लोक है और दूसरा लोक है आस्था से जुड़ा हुआ, कर्मकांड से जुड़ा हुआ। तो शेखर जोशी ने जो लोक चुना
वो श्रम से जुड़ा हुआ, श्रमजीवी वर्ग से जुड़ा हुआ, आस्था और कर्मकांड से जुड़े हुए लोग को शेखर जोशी ने उनके पहाड़ में ये चीज नहीं है, शामिल नहीं है। ये शेखर जोशी की खास बात है। बहुत बड़ा मैं इसको जोड़ती हूँ क्योंकि उन्होंने लास्ट में अपना देहदान कर दिया। तो मतलब उन्होंने कर्म कांड को नहीं लिया, उन्होंने शुरू से ही अस्वीकार किया था। तो उन्होंने लास्ट में भी अपनी इच्छा से अपना बॉडी पूरा डोनेट कर दिया। तो ये जो रीति रिवाज जो लास्ट में होते हैं वो एक तरह से उन्होंने शुरू से ही अपनाया पाखंड और था। अंधविश्वास को उन्होंने नकारा, उन्होंने शुरू से, और लास्ट तक उसको वे व्यवहार में उतारा भी। संदीप, जाते जाते इस एपिसोड का समापन भी और इस श्रद्धांजलि सभा का समापन भी शेखर जोशी जी की कविता की चंद पंक्तियों से। शेखर जोशी जी की कविता है जी, जिसमें वो पहाड़ की स्त्री जब घास काटने जाती है तो उसका एक चित्र खींचा है जिसका शीर्षक है देवी का वन। गिरी आधार पर देवी थान, सिर नवा वह चढ़ गई सीधी चढ़ाई। ऊपर बहुत ऊपर एक झरना सदा नीरा, इन दिनों कृषकाय बहुत दुर्बल, कर रहा आतुर प्रतीक्षा चौमास की। कगारों पर दिखी लहलहाती हरी कोमल घास, जान की बाजी लगाकर बढ़ चली वह रपटीली डगर पर। अब सटासट चल रही है दराती घास पर, मुदित मन वह गा रही गीत। संगत कर रहे मुठ पर बंधे घुंघरू, तानपुरा बनी जलधार स्वर लहरी। वातास में गूंजते गीत के स्वर और सब कुछ मौन। चीड़ के सींकिया पत्ते, कागा, घुघुती, कटफोड़वा, टिटहिरी भी मौन। सब एकाग्र होकर सुन रहे हैं गान। अभी नीचे एक प्यासा बाघ आया था, वह भी दबे पांवों मुड़ चला बिना पानी पिए। वातास में गूंजते गीत के स्वर, भारी बोझ सिर पर ले संभल कर उतरना ओ पार्वती, तेरी राह तकते खैरा ओ बसंती, तुझे आशीष देंगे जी भर। तो दर्शकों, शेखर जोशी को समझने के लिए, समग्रता में उतरने के लिए उनके साहित्य कर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप रुद्रपुर के आसपास में हैं तो शेखर जोशी जी को पढ़ने के लिए सृजन पुस्तकालय आपको आमंत्रित करता है। फिर किसी डिबेट, फिर किसी बातचीत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।